यहाँ के आचार्यों को बुलाया गया नेपाल में, तिब्बत में शिक्षा देने के लिए। तो वो जो एक आइकॉनिक लेवल था वो ख़त्म हो गया। तो बंगाल में जो एडवांसमेंट हुआ उसका स्पिल ओवर बिहार में भी हुआ। बंगाल में पहले हुआ, बिहार में बाद में हुआ, लेकिन बिहार में भी एजुकेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। कि एक अजीब तरह का चक्रव्यूह है ये। इसमें आप फ्रॉम वेयर डू बिगिन, विशेष सर्किल कहाँ से शुरू की ये कहना मुश्किल है। अंग्रेज़ी को आप चाहे जितना भी बुरा भला कहिए, ग़ुलामी की निशानी कहिए, जो भी कहिए, लेकिन पूरी दुनिया में संपर्क भाषा वही है। आज क्या हिंदी पूरे भारत में ही बोली जाती है? आज अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, क्या वो हिंदी के प्रति उतनी ही एक कमिटमेंट रखती हैं? ये लड़के ही तमन्ना करते हैं भाई किसी दिन क्लास तो हो जाए, कभी इस वजह से ड्रॉप है, कभी से। तो क्लासेस जब रेगुलर नहीं होंगी तो आप टीचिंग को अच्छा नहीं कर सकते। नालंदा और विक्रमशिला की बात अब समझिए कि सिर्फ अतीत की बात है, का वर्तमान से अब कोई संबंध नहीं रहा है। न वैसी व्यवस्था है, न वैसे छात्र हैं, न वैसे शिक्षक हैं। उस समय में आप सोचिए कि चीन से भारत आना कितना कठिन था, और वो भी स्थल मार्ग से। वो पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्रॉस करके लोग आते थे। लेकिन ह्वेनसांग आया, एच सिंह आया, विक्रमशिला ये नालंदा में पढ़ने के लिए आए। यहाँ के आचार्यों को बुलाया गया नेपाल में, तिब्बत में शिक्षा देने के लिए। तो वो जो एक आइकॉनिक लेवल था वो ख़त्म हो चुका है। उसकी बात अब करना बेकार है। अच्छा लगता है याद करने में, लेकिन उसकी कोई व्यवहारिक उसका कोई अब मान्य नहीं रहा है। एक तो ये, दूसरी कि मेडिवल पीरियड में भी बिहार और ख़ास तौर पर पटना फ़ारसी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। राम मोहन राय फ़ारसी पटना में ही आकर सीखे, यही उन्होंने अध्ययन किया। मॉडर्न पीरियड में भी आप देखिएगा कि बिहार चूँकि बंगाल से जुड़ा हुआ था, तो बंगाल में जो एडवांसमेंट हुआ उसका स्पिल ओवर बिहार में भी हुआ। बंगाल में पहले हुआ, बिहार में बाद में हुआ, लेकिन बिहार में भी एजुकेशन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। पटना यूनिवर्सिटी देश की कुछ पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। पटना मेडिकल कॉलेज जो ज़माने का था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, वो उस ज़माने के टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में था मेडिसिन में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उस लिगेसी को हम लोग बनाए नहीं रख सके। उसके कई कारण हैं। शायद मेरी बात कहीं पर कोई अजीब सी लगे तो हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं कि एक अजीब तरह का चक्रव्यूह है ये। इसमें आप फ्रॉम वेयर डू बिगिन, विशेष सर्किल कहाँ से शुरू की ये कहना मुश्किल है। पहली चीज़ ये थी कि जो पॉलिटिकल विल थी तो वो ख़त्म हो गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट 1967 तक रही, तो वो जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे उसको उन लोगों ने बना करके रखा। जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी संयुक्त विधायक दल की, महामाया बाबू के नेतृत्व में, वहाँ से कैंपस में एक डिक्लाइन का माहौल शुरू हो गया। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि 68 में हमने मैट्रिकुलेशन पास किया और पटना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए। तो अब चूँकि परिवार में जो हमारे बड़े लोग थे, चाचा, बड़े भाई, खुद हमारे फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उनसे जो कॉलेज के बारे में सुनते आए थे, जो एक इम्प्रेशन था कॉलेज के बारे में, उसमें कमी महसूस हो रही थी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। फिर ये हुआ कि एक स्टेज वो आया जब ये पास विदाउट इंग्लिश का मामला आया। कर्पूरी जी की नीयत के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। शायद वो ये चाहते थे कि ज़्यादा लोगों को एक बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन का मिल जाए, लेकिन उससे हुआ ये कि लोगों ने एक नॉन सीरियस अंदाज़ अपना लिया। कोई अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अंग्रेज़ी को आप चाहे जितना भी बुरा भला कहिए, ग़ुलामी की निशानी कहिए, जो भी कहिए, लेकिन पूरी दुनिया में संपर्क भाषा वही है। अब हम लोग ये कह दें कि जापान के लोग कहाँ पढ़ते हैं, रशिया के लोग कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन भाई चाइना के लोग कहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को जिस तरह विकसित किया वो हम कर पाए। आज क्या हिंदी पूरे भारत में ही बोली जाती है? आज अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, क्या वो हिंदी के प्रति उतनी ही एक कमिटमेंट रखती हैं? हिंदी बेल्ट अलग है, नॉन। तो जिस देश की एक भाषा ही नहीं है, वहाँ आप एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ी के सिवा कोई और ज़बान रख, मगर एक तो आपको रखना होगा। क्योंकि कॉलोनियल रूल से अंग्रेज़ी चली आ रही थी तो बहुत प्रॉपर थी, उसको आपने जो ख़त्म करने की कोशिश की। बात तो शुरू हुई थी इस तौर पर कि जो बहुत मामूली दर्जे के लोग हैं उनको कम से कम मैट्रिकुलेशन का मिल जाए और अंग्रेज़ी उसमें बाधा नहीं पड़े। लेकिन उसके बाद जो है कि कॉलेज में भी अंग्रेज़ी की पढ़ाई को हटा दिया गया। तो धीरे धीरे आप जब अंग्रेज़ी आपकी कमज़ोर होगी, हम अंग्रेज़ी के कोई बहुत सपोर्टर नहीं हैं, पर जब आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर होगी तो हर जगह आप कमज़ोर होंगे। जितनी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, जितनी अच्छी किताबें हैं, पहले तो अंग्रेज़ी में आती हैं, फिर उनका अनुवाद हिंदी में होता है। अब कम से कम भी 5 साल से 10 साल का अंतर लग जाता है।
तो बाय द टाइम हिंदी की टेक्स्ट बुक आपको मिलती है, अंग्रेज़ी में कोई और बेहतर टेक्स्ट बुक आ जाती है। कुछ ज़माना पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक शुरुआत हुई थी कि हिंदी में टेक्स्ट बुक लिखवाई जाए, हिंदी निदेशालय ने अच्छा काम किया था। मगर उस किताब की दुश्वारी ये थी कि उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, इतनी संस्कृताइज्ड थी कि उसको पढ़ना और उसको समझना आम लड़कों के लिए मुश्किल था। तो हमने अंग्रेज़ी को अबैंडन कर दिया और उसके ऑल्टरनेटिव में हिंदी को उतना समझिए कि सक्षम नहीं बना सके भाषा के रूप में जो उसका मकाम ले सके। तो वो एक डिस्कनेक्ट वहाँ पर रहा। तीसरी बात ये हो गई कि क्लासेस, हमको अच्छे से याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक तरह से ये तमन्ना रहती थी कि भाई किसी दिन क्लास ड्रॉप तो हो जाए। कोई तो ऐसा दिन हो कि टीचर नहीं आए, तो ये भी होता कि टीचर तो नहीं आए, लेकिन और टीचर अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो चले आते थे, इंगेज करते क्लास। अब हाल ये है, कुछ ज़माना पहले तक, हम तो यूनिवर्सिटी से बहुत साल पहले अलग हो गए, कुछ ज़माना पहले तक हालत ये थी कि लड़के ही तमन्ना करते भाई किसी दिन क्लास तो हो जाए, कभी इस वजह से ड्रॉप है, कभी से। तो क्लासेस जब रेगुलर नहीं होंगे तो आप टीचिंग को अच्छा नहीं कर सकते। ट्यूटोरियल होते थे, ख़त्म हो गए, सेमिनार्स होते थे, ख़त्म हो गए। तो सिर्फ एक अजीब तरह का सिस्टम बन गया कि भाई आओ एडमिशन ले लो। अब तो अटेंडेंस भी कंपलसरी नहीं रहा। पहले था कि अटेंडेंस आपका कम है तो आप अपियर नहीं, अब वो भी नहीं है। तो एडमिशन ले लो, किसी तरह से इम्तहान दे दो, तो उसमें लड़का क्या पढ़ेगा। अब तो खैर फिर भी हालत बेहतर हुई, लेकिन कुछ साल पहले इम्तहान में चोरी करने की ऐसी स्थिति हो गई थी कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था और हाई कोर्ट ने अपने लॉयर्स को, डेजिग्नेटेड लॉयर्स को भेजा था इम्तहान को सुपरवाइज़ करने के लिए। तो ये तो ग्रेजुअल एक के बाद एक समझ की ईंट गिरती चली गई। और जो बेसिक प्रॉब्लम अब हो गया है वो फैकल्टी का है। टीचिंग की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए नहीं कि कोई नहीं चाहता है, आपके पास वो टैलेंट रहा नहीं है। जो अच्छे आपके स्टूडेंट्स हैं वो बाहर चले गए, तो फिर वो लौट करके यहाँ टीचिंग में तो आएंगे नहीं। टीचिंग में यहाँ कौन सा ऐसा अट्रैक्शन कि कोई आना चाहे। तो एक बार हमारे एक दोस्त बहुत अच्छी बात हमसे कह रहे थे, हम बोल रहे थे भाई देखो हम लोग जब पढ़ते थे तो ये जो रीडर्स कॉर्नर के पास चौराहा था, यहाँ पर हम लोग जमा होते थे, अब वो क्राउड तुमको नज़र नहीं आता है कहीं भी। तो बोले इट्स वेरी सिंपल, वो क्राउड मूव कर गया दिल्ली, और दिल्ली का वो जो क्राउड था वो मूव कर गया हार्वर्ड। तो अपवर्ड मोबिलिटी है। अब यहाँ मुफस्सिल कॉलेज का क्राउड आ गया, तो क्या करोगे इसको। तो हम किसी को डेनिग्रेट नहीं करें, मान लीजिए कि कुछ तो सोशल चेंजेस ऐसे आए, दुनिया बहुत फैल गई, बहुत लोगों को नए अवसर मिल गए। पुरानी जो व्यवस्था थी वो अपने आप को उतना अपग्रेड नहीं कर पाई। और हाल के वर्षों में जो हम लोग देख रहे हैं, टीचिंग का देखिए ताल्लुक रिसर्च से बहुत गहरा है। अब रिसर्च की यहाँ पर कोई मौलिकता नहीं रह गई है। हम लोग के ज़माने में जैसे हिस्ट्री में प्रोफेसर रामशरण शर्मा थे या सैयद हसन अस्करी थे, तो भाई ये लोग ऐसे थे कि इंटरनेशनली रिनाउंड फिगर्स थे। इन लोगों ने जो बातें कही थी वो एक तरह से हिस्ट्री में एक थ्योरी जिन्होंने propound की थी। अब कहाँ हम लोग में ऐसा कोई है।